देखो भाई, बर्नौलीज इक्वेशन हम लोग देख रहे थे। थोड़ा रिकैप करते हुए, बर्नौलीज इक्वेशन का हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं। डेरिवेशन फॉर बर्नौलीज इक्वेशन। तो भाई जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस तरह से प्रेशर है, वेलोसिटी v1 है, और यहाँ पे h1 हाइट पे ग्राउंड से ये पाइप है, और ये इधर h2 हाइट पे है, और ऐसे फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है। सो a1 v1 विल बी इक्वल टू a2 v2। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है वो तो वैलिड रहेगा ही। अब इस पे हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे डिराइव करेंगे भाई, तो उसके लिए है एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से ही एनर्जी कंजर्वेशन आता है, इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम जो बेसिक है, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं? सिस्टम कंटेंट। सिस्टम क्या है? लिक्विड कंटेंट बिटवीन A1 एंड A2। A1 क्रॉस सेक्शन, A2 क्रॉस सेक्शन, ग्रीन कलर से दिखाया, इसके बीच का लिक्विड ये हमारा सिस्टम है। इसके लिए मैं क्या करूंगा? टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम निकालूंगा। दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम तो यही है, टोटल वर्क डन निकालो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करो। ठीक है भाई, तो हमने सिस्टम तो ले लिया A1 और A2 के बीच का सारा लिक्विड। अब ये लिक्विड डिस्प्लेस होगा भाई, डिस्प्लेस होगा तो कुछ डिस्टेंस आगे, कितना डिस्प्लेसमेंट तक के लिए वर्क डन निकालेंगे तो वो भी डिफाइन करने पड़ेंगे भाई। अप्लाई करना चाहते हो वर्क एनर्जी थ्योरम, तो हमने डिसाइड किया कि डेल्टा टी टाइम में जितना डिस्प्लेस हो जाएगा उतने वर्क डन निकालेंगे, उतने डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालेंगे, और उतने डिस्प्लेसमेंट में जो भी चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी होगा इक्वेट करेंगे। तो भैया यहाँ से यहाँ ये मूव किया, डेल्टा टी टाइम में मूव किया, तो डेल्टा टी टाइम में यहाँ वाला जो v1 वेलोसिटी था तो वो मूव करके v1 डेल्टा टी आगे बढ़ गया, और ये वाला क्रॉस सेक्शन A1 वाला जो था लिक्विड मॉलिक्यूल वो A1 डैश पे चले गए v1 डेल्टा टी डिस्प्लेसमेंट करके, क्योंकि v1 स्पीड था तो v1 इंटू डेल्टा टी डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब ये ग्रीन वाला जो था सिस्टम वो डेल्टा टी टाइम में ये पिंक वाला बन गया, ये पर्पल वाला बन गया। ये वाला v2 डेल्टा टी आगे बढ़ जाएगा, ये वाला v1 डेल्टा टी आगे बढ़ेगा, जहाँ जितना वेलोसिटी था उतना वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से ये सिस्टम ग्रीन वाला अब पर्पल वाला बन गया। फाइनली डेल्टा टी टाइम में सिस्टम हमारा t इक्वल टू 0 पे ये था, और डेल्टा टी टाइम के बाद हमारा ये हो गया। अब इसी के लिए हम लोग ये ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट हम लोग टोटल वर्क डन निकालेंगे। 4 फोर्स काम कर रहे थे। वेट फोर्स P1 A1, क्योंकि यहाँ प्रेशर P1 है तो P1 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 से यह धक्का मार रहा है कि लिक्विड आगे बढ़ो, सिस्टम आगे बढ़ो, मुझे भी तो आगे बढ़ना है। और P2 A2 इधर से फोर्स लगा रहा है, इधर वाला लिक्विड चिल्ला रहा है कि क्यों धक्का मार रहे हो भाई, P2 A2 से मैं भी धक्का मारूंगा तुम्हें। वो इधर से मार रहा है P2 A2, और वेट इधर से बोल रहा है कि नीचे आ जा भाई। और ये नॉर्मल जो वॉल लगा रहा है फोर्स, नॉर्मल जो वॉल लगा रहा है फोर्स कि भैया इसके अंदर ही रहो, बाहर मत निकलना, अंदर ही रहो, चुपचाप से अंदर ही से ही फ्लो करो। तो फोर्स ये 4 लग रहे हैं, चारों का वर्क डन निकालूंगा। उस सिस्टम पे लग रहा है ये, चारों पे वर्क डन निकालूंगा। दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो मैंने बोला भाई कि वर्क डन जो निकाल रहे हैं तो ग्रेविटी का वर्क डन यानी वेट फोर्स का जो वर्क डन है वो है डेल्टा mg h2 माइनस h1। कैसे, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। नॉर्मल का वर्क डन जरूर 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा है 90 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल भाई नॉर्मल लग रहा है, वॉल के नॉर्मल लग रहा है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट हमेशा ये वॉल से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और P1 A1 V1 डेल्टा टी एक ही डायरेक्शन में लगाया भाई, जिधर P1 A1 उधर ही डिस्प्लेसमेंट, इसलिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos 0 डिग्री, उधर वाले का फोर्स P2 A2 और डिस्प्लेसमेंट V2 डेल्टा टी और cos 180 डिग्री। ये है टोटल वर्क डन, चारों का वर्क डन हमने लिख लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। किसके लिए भाई? वही सिस्टम, लिक्विड सिस्टम। अब ये वाला जरा क्लियर करते हैं भाई कि कैसे ग्रेविटी का वर्क डन डेल्टा mg h2 माइनस h1 हुआ। तो देखो भाई, ये तो तुम्हारा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ये तो कोई बात नहीं, चलो बढ़िया। अब देखते हैं जरा कि वर्क डन बाई ग्रेविटी। तो देखो सिस्टम था पहले ऐसे, सिस्टम था पहले ऐसे, मान लो इस तरह से सिस्टम था। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग था, वो अलग बात है, कोई बात नहीं है। ऐसे सिस्टम था अपना, लेकिन वो सिस्टम बदल करके हो गया अब ऐसे। अब ये सिस्टम बदल के हो गया ऐसे। अच्छा भाई, तो इस सिस्टम, पहले वाला सिस्टम और ये बाद का पोजीशन में सिस्टम जो है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई?
ये H1 हाइट पे था यहाँ पे, और ये H2 हाइट ग्राउंड से। ठीक है भाई, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं ये बोलूं कि इनिशियल पोजीशन ये है और वाइट वाला है, और फाइनल पोजीशन हमारा ये वाला है, ऑरेंज वाला, ऐसे। तो मैं ये बोल सकता हूँ भैया कि इनिशियल से फाइनल करने में क्या करना पड़ रहा है। तो ये बोल सकता हूँ कि इनिशियल से फाइनल कंडीशन में सिस्टम को लाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है। यहाँ का ये इतना लिक्विड कट कर दो और ये लिक्विड उठा के यहाँ रख दो। कितना लिक्विड कट कर दो भाई? डेल्टा एम। भाई जो डेल्टा एम यहाँ पे डेल्टा टी टाइम में ट्रांसफ़र हुआ था, वो डेल्टा एम मास जो लिक्विड का ट्रांसफ़र हुआ था डेल्टा टी टाइम में, उसको पकड़ो और उठा के यहाँ चिपका दो। यानी कि H1 हाइट से डेल्टा एम को उठाओ और वही डेल्टा एम तो यहाँ भी ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि तुम्हें पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मास ट्रांसफर पर यूनिट टाइम रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए डेल्टा टी टाइम में अगर डेल्टा एम मास इधर से लिक्विड का ट्रांसफर हुआ है A1 क्रॉस सेक्शन से, तो A2 क्रॉस सेक्शन से भी डेल्टा एम मास ही ट्रांसफर होगा, क्योंकि मास ट्रांसफर का रेट तो कांस्टेंट ही रहता है किसी भी क्रॉस सेक्शन पे। तो मैं ये कह सकता हूं कि डेल्टा टी टाइम में जो यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ उसको यहाँ से उठा के और यहाँ चिपका देते तो बात हो जाती तुम्हारी। इनिशियल से फ्लो करके ऐसे जा रहा है, उसके बदले में इक्विवेलेंटली क्या समझेंगे हम लोग? यही समझेंगे कि H1 हाइट से डेल्टा एम को उठाया और H2 हाइट पे पहुँचा दिया। अब इसमें ग्रेविटी कितना वर्क कर रहा है वो आपको देखना है। तो हम लोग वर्क डन बाई ग्रेविटी और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी देख सकते हैं, और जो ज़रूरत होगा हम लोग वहाँ यूज़ करेंगे। वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना। देखो भाई, बड़ा सिंपल सी बात है इसमें। अब देखो, अगर मान लो इस तरह से है, इस तरह के पोजीशन को अब इस तरह पोजीशन में ले आना है, तो मैं क्या करूँगा कि इधर वाला इतना कट कर दूंगा और ये वाला कट करके और इसको यहाँ ऐड कर देंगे। ये वाला उठा करके इस पर ऐड कर दिया। ये तो पहले भी था, अब भी है। ये इतना दूर तो पहले भी था, अब भी है। डिफरेंस क्या आया इनिशियल और फाइनल में? क्या डिफरेंस आया? डिफरेंस ये आया कि यहाँ का डेल्टा एम समझो उठ करके इसमें लग गया। यही हुआ, यहाँ पे भी वही है। पहले भी भाई इस सब में लिक्विड था, अभी भी लिक्विड है, लेकिन ये वाला डेल्टा एम समझो कट करके यहाँ लगा दें तो न्यू सिस्टम बन गया, न्यू कन्फिगरेशन बन गया सिस्टम का। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इक्विवेलेंटली हर बुक में यही सीधा मिलेगा लिखा हुआ। कैसे, तो वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समझो कि डेल्टा एम यहाँ कट करके यहाँ लगा दिए तो दिस इज फाइनल कन्फिग्रेशन। तो वर्क कितना करना पड़ा? अगर तुम उठाने वाले हो, तुम वर्क करोगे तो तुम्हारा वर्क डन बाई ग्रेविटी एंड वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालना चाह रहे हैं। तो आप है वो एक्सटर्नल एजेंट, आप ग्रेविटी फोर्स नहीं हो। आप इसको उठा के यहाँ रख रहे हो तो आपको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। ग्रेविटी लगाएगा डेल्टा एम जी, इस वाले पे फोर्स कितना लगाएगा? तो डेल्टा एम जी लगाएगा। तो आपको इसके इक्वल एंड अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स लगाना है। कितना भाई? तो डेल्टा एम इंटू जी, इतना फोर्स लगाना है और धीरे धीरे लिफ्ट करके यहाँ ले आना है। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बोले तो हमें डेल्टा एम जी अपवर्ड लगाना पड़ा, और अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना करना पड़ा है भाई? तो H1 हाइट से H2 हाइट उठा लेके आ गए, तो इसका मतलब अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ H2 माइनस H1। तो मैं बोल दूंगा H2 माइनस H1। ये है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। जैसे m मास को उठाते हैं और h हाइट तक ले जाते हैं तो mg लेते हैं इक्वल एंड अपोजिट, ग्रेविटी फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट mg इंटू h करते हैं। अब यहाँ से यहाँ भी ले जाओगे तब भी तो mg इंटू h ही बोलोगे भाई। वर्टिकल हाइट कितना उठाया, इधर ले जा रहे हैं उससे मतलब नहीं है, हाइट कितना उठा इससे मतलब है। H1 हाइट से H2 हाइट पे लेके चले गए तो ये है तुम्हारा H2 माइनस H1। इसका मतलब तुमने H2 माइनस H1 हाइट उठाया है समझो। तो H1 हाइट से H2 हाइट पे ले गए तो हमें वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी वो डेल्टा एम जी H2 माइनस H1। वर्क डन बाई ग्रेविटी अगर बोले तो वो होगा माइनस ऑफ डेल्टा एम इंटू जी। क्यों भाई? ऐसा इसलिए कि डेल्टा एम टू जी इधर लगे हैं फोर्स। अगर ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन निकालें तो ग्रेविटी का फोर्स इधर लगा है डेल्टा एम जी डाउनवर्ड में, और उठा है ये अपवर्ड, मीन्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है अपवर्ड। इसलिए ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन निकाल लोगे तो डेल्टा एम जी फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है H2 माइनस H1, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ है, तुम्हारा फोर्स लगा डाउनवर्ड, इसलिए माइनस लगाया। या यहाँ cos 180 लिखें, बात एक ही है, cos 180 ही -1 बना हुआ है, क्योंकि ये किसका वर्क डन निकाल रहे हो? तो ये तुम वर्क डन निकाल रहे हो इसका डेल्टा एम जी, और इधर हुआ है डिस्प्लेसमेंट H2 माइनस H1। H2 माइनस H1 इज द डिस्प्लेसमेंट, ये इसका निकाला तुमने वर्क डन।
और ये किसका वर्क डन निकाला भाई? तो ये वाला वर्क डन निकाला है डेल्टा एम जी, हमने जो अपवर्ड लगाया है इसका। ये डेल्टा एम जी इधर लग रहा था, ये था वेट फोर्स और ये था हमारा एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालना चाह रहे हो तो एक्सटर्नल एजेंट जो लगा रहा है डेल्टा एम जी, और डिस्प्लेसमेंट इधर ही हुआ है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? तो भैया H2 माइनस H1 हुआ है और इसी डायरेक्शन में हुआ है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी लिखना होगा तो डेल्टा एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट cos 0 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट है हमारा H2 माइनस H1। तो ये वाला वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बोले तो ये है, लेकिन वर्क डन बाई ग्रेविटी बोले तो ये माइनस डेल्टा एम जी H2 माइनस H1 है। क्यों भाई? क्योंकि ग्रेविटी का वर्क डन जब निकालोगे तो डेल्टा एम जी डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट है H2 माइनस H1 अपवर्ड और कॉस है समझो 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री -1 हुआ, ये मिला। तो इस तरह से हम लोग इफेक्टिवली निकाल सकते हैं, क्योंकि इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन में क्या डिफरेंस है? डेल्टा एम उठाओ H1 हाइट से और डेल्टा एम को चिपका दो कहाँ? H2 हाइट पे। इट मीन्स डेल्टा एम को उठाने में जो वर्क करना पड़ा वो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होगा। तुम्हें किसका लिखना था भाई? तुम्हें किसका लिखना था वर्क डन? तो वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स, क्योंकि वर्क डन ग्रेविटी फोर्स जो इस सिस्टम पे लगाया है उसका वर्क डन। तो अच्छा भाई, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स हमें चाहिए। वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स, वर्क डन बाई वेट ऑफ द लिक्विड, जो ग्रेविटी लगा रहा है फोर्स, बाई वेट ऑफ लिक्विड फोर्स, इसका लिखना है। तो क्या लिखूंगा? माइनस डेल्टा एम जी एच लिखेंगे, क्योंकि हमें वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी लिखना होता तो डेल्टा एम जी लिखते भाई, लेकिन वर्क डन बाई ग्रेविटी अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ डेल्टा एम जी H2 माइनस H1। क्योंकि ग्रेविटी का वर्क डन लिखोगे तो ग्रेविटी का वर्क डन डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है डेल्टा एम जी, उसका लिखने पड़ेंगे। तो ये मैं लिख दूंगा। अगर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी लिखना होता तो डेल्टा एम जी H2 माइनस H1 लिखते। जो ज़रूरत है वही मैं लिखूंगा यहाँ पे। अब बोलो भाई, क्लियर है? फिर से देखो मैंने क्या बताया कि इस कंडीशन से इस कंडीशन आने में एक ही काम करना है, डेल्टा एम इधर से उठाओ, डेल्टा टी टाइम में जो डेल्टा एम ट्रांसफर हुआ था ये उठा करके यहाँ लगा दो, हो गया न्यू सिस्टम का न्यू कन्फिग्रेशन। तो इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा तो वो हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इक्विवेलेंटली वी आर ट्रांसफरिंग, क्या ट्रांसफर कर रहे हैं भाई? डेल्टा एम मास ऑफ लिक्विड, डेल्टा एम मास ऑफ लिक्विड फ्रॉम H1 हाइट, फ्रॉम हाइट H1 टू हाइट H2। यही इक्विवेलेंटली हम लोग काम कर रहे हैं। डेल्टा टी टाइम में जो मोशन हुआ है इक्विवेलेंटली यही हुआ कि डेल्टा एम मास को उठा के यहाँ चिपकाया है। अब वर्क डन बाई ग्रेविटी निकालो, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालो, जो तुम्हें यूज करना है कर लो। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालेंगे तो भैया ये डेल्टा एम जी का वर्क डन लिखेंगे, वर्क डन बाई ग्रेविटी निकालेंगे तो ये डेल्टा एम जी का वर्क डन लिखेंगे। डेल्टा एम जी डाउनवर्ड में लगा है और इसका वर्क डन निकाल रहे हैं, तो माइनस आ गया। ठीक है भाई, अब उधर वाले को साइड करो और हम लोग आ जाते हैं वापस कहाँ पे भाई? तो वापस आ जाते हैं, चारों फोर्स का वर्क डन लिखा था इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब तो ये इक्वेशन क्लियर है? बोलो भाई पहलवानों, अब तो क्लियर है? चलो भाई क्लियर है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं इसमें। अब थोड़ा सा और कुछ सेंटेंस आगे बढ़ाएंगे तो आ जाएगा मेरा रिजल्ट। चलो देखो, इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। माइनस डेल्टा एम, तो इसको अलग अलग कर देता हूँ, माइनस डेल्टा एम जी H2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस डेल्टा एम जी H1। बिल्कुल ठीक है। और ये क्या हो गया? वर्क डन 0। ये तो वर्क डन 0 हो गया, क्योंकि नॉर्मल कभी भी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर ही है, इसलिए ऐसा वर्क डन 0 0 0 0 उन्हीं को इंटीग्रेट करोगे, 0 0 इंटीग्रेट करते जाओ 0 ही मिलेगा। और इसका वर्क डन हो जाएगा P1 A1 फोर्स और V1 डेल्टा टी डिस्प्लेसमेंट और cos 0 डिग्री 1 हो गया। इसका क्या हो जाएगा? तो cos पाई हमारा -1 होगा, इसलिए ये हो जाएगा माइनस ऑफ P2 A2 फोर्स हुआ और V2 डेल्टा टी डिस्प्लेसमेंट हुआ और cos 180 माइनस बन चुका है।
दिस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चलो भाई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को भी लिख दिया जाए। अब इसको भी मैं लिखूंगा, इसको भी समझने की ज़रूरत पड़ेगी। इसको मैं लिखने जा रहा हूँ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है डेल्टा एम, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस ये है। कैसे? ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कैसे? अब ये भी तो एक सवाल है। चलो कैसे, कैसे देखते हैं भाई, कैसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम का देखना चाहते हैं। सिस्टम पहले वाइट वाला था, अब इधर आगे बढ़ गया। ठीक है भाई, इसके लिए हम लोग देखना चाहते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये देखना चाह रहे हैं। देखो भैया कैसे निकालें। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, देखो भाई, किसी भी सिस्टम में अगर मान लो 3 मास हैं तो इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v3 स्क्वायर। जैसे कोलिजन के लिए 2 मासेस जा रहे हैं, m1 भी m2 भी। m1 जा रहा है u1 स्पीड से, m2 जा रहा है u2 स्पीड से, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन क्या बोलते हैं? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। किसी भी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी होता है उस सिस्टम में जितने भी मासेस हैं उन सब के काइनेटिक एनर्जी का सम, यही होता है सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी। अगर सिस्टम में 2 ब्लॉक हैं तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी का सम करना पड़ेगा। तो किसी भी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी होता है फर्स्ट वाले पार्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी, सेकंड वाले पार्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी, थर्ड वाले पार्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी एंड सो ऑन। यही होता है किसी भी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी। भाई ऑल मॉलिक्यूल अपने अपने स्पीड से चल रहे हैं, सबके काइनेटिक एनर्जी का सम करेंगे तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। यहाँ भी सिस्टम में बड़े सारे मॉलिक्यूल्स हैं, फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स जो भाग रहे हैं, कोई कम स्पीड से कोई ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं। कैसे निकालें काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस? तो पहले फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। देखो भाई, यहाँ पे था A1 क्रॉस सेक्शन, ये A1 डैश पे चला गया था, A1 डैश पे चला गया था A1 क्रॉस सेक्शन वाला, और A2 क्रॉस सेक्शन वाला जो था वो A2 डैश पे चला गया था। डिस्प्लेसमेंट कितना किया था भाई? तो V2 डेल्टा T यहाँ पे। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था भाई? तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ था V1 डेल्टा T। बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये काम हुआ था। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हैं तो मैं लिखूंगा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी, मतलब मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ, काइनेटिक फाइनली के लिए लिखना चाह रहे हैं, फाइनल के लिए यानी A1 डैश से A2 डैश के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा A1 डैश से लेकर के A2 तक, A1 डैश से लेकर के A1 डैश टू A2 तक का काइनेटिक एनर्जी प्लस A2 टू A2 डैश का काइनेटिक एनर्जी। ये हुआ फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन का काइनेटिक एनर्जी मैं 2 पार्ट में ब्रेक करके लिख रहा हूँ। एक जो कि कॉमन है, मतलब यहाँ से A1 डैश से लेकर के A2 तक का काइनेटिक एनर्जी और प्लस इतने दूर का काइनेटिक एनर्जी, ये वाला। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा क्योंकि फाइनल कंडीशन में क्या है, ये कॉमन और प्लस ये वाला। तो कॉमन वाले का काइनेटिक एनर्जी मीन्स A1 डैश से A2 का, A1 डैश से A2 का काइनेटिक एनर्जी और प्लस A2 से लेके A2 डैश का काइनेटिक एनर्जी, ये लिख दिया। ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में क्या काइनेटिक एनर्जी होगा भाई? तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में होगा यहाँ का काइनेटिक एनर्जी A1 से लेकर A1 डैश तक प्लस A1 डैश से A2 कॉमन प्लस ये वाला काइनेटिक एनर्जी इनिशियली था। बाद में कितना था काइनेटिक एनर्जी? तो कॉमन प्लस यहाँ वाला काइनेटिक एनर्जी, यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी। तो वही मैं लिखना चाह रहा हूँ, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में काइनेटिक एनर्जी हुआ या कॉमन यानी A1 डैश से A2 तक का कॉमन जो लिक्विड हैं जो दोनों कॉन्फ़िगरेशन में थे, इन लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी प्लस A2 से A2 डैश का काइनेटिक एनर्जी लिखा। और अब लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी किसका भाई? तो A1 से लेकर के A1 डैश तक का, A1 से A1 डैश तक का ये वाला और प्लस ये कॉमन वाला, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कॉमन वाला मीन्स A1 डैश से लेकर के A2 तक का, ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, हमने क्या किया? ब्रेक कर दिया भाई। ऐसे था हमारा, हमने काइनेटिक एनर्जी अगर लिखना है, इनिशियली लिखना है तो ये वाला काइनेटिक एनर्जी प्लस इधर वाले का काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लिखेंगे। फाइनली क्या लिखेंगे? तो इधर वाले का काइनेटिक एनर्जी और प्लस इधर वाले का काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लिखेंगे। ये तो काम किया हमने। फाइनल वाला में कॉमन प्लस यहाँ का, तो ये है कॉमन
और प्लस A2 डैश का, और इनिशियली वाले में लिखा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में तो ये था A1 डैश उधर वाले का काइनेटिक एनर्जी और प्लस ये कॉमन वाला। तो भैया इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये कॉमन वाला जो है ना वो क्या हो जाएगा, A1 डैश से A2 था पहले भी, A1 डैश से A2 था पहले भी, तो ये तो भाई कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि मान लो, समझो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी था पहले था ये 20 जूल यहाँ का और मान लो 80 जूल ये कॉमन वाले का, तो 20 प्लस 80 100 जूल था पहले। अब क्या हो गया भाई, तो ये 80 कॉमन वाला तो अभी भी है वैसे ही, लेकिन यहाँ पे ये जो स्पीड है 30 जूल है, यहाँ के स्पीड होने से यहाँ काइनेटिक एनर्जी इतने दूर का 30 जूल है, तो 30 प्लस 80 है बाद में, और पहले था 20 प्लस 80। तो हम लोग बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगा फाइनली, तो फाइनली जो चेंजेज इन काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगा ये 80 प्लस 30 माइनस 80 प्लस 20, तो 80 तो कैंसिल हो गया, कॉमन वाला कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा है काइनेटिक एनर्जी किसका भाई, तो काइनेटिक एनर्जी बचा है A2 से लेकर के A2 डैश तक के लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी किसका भाई, तो A1 से लेकर के A1 डैश तक का काइनेटिक एनर्जी, कॉमन वाले तो कैंसिल हो गए। अच्छा भाई, अब ये बताओ कि A2 से लेकर A2 डैश तक का काइनेटिक एनर्जी, तो A2 से A2 डैश वाले का ये वाला जो है ये डेल्टा एम मास है इसका, याद होगा वही डेल्टा एम यहाँ है, और ये कितने स्पीड से चल रहा है भाई, V2 स्पीड से चल रहा है, तो मैं यहाँ वाले मासेस का, लिक्विड मासेस का काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ हाफ इंटू ये डेल्टा एम मास है और ये V2 स्पीड से चल रहा है, और ये कितना है भाई, तो हाफ इंटू डेल्टा एम मास था वहाँ भी, लेकिन वो V1 स्पीड से चल रहा था। तो ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी था ये काइनेटिक एनर्जी प्लस ये कॉमन वाला, इनिशियल था ये काइनेटिक एनर्जी और ये वाला, तो कॉमन वाले तो कैंसिल्ड हो गए, बचा चेंज काइनेटिक एनर्जी के लिए जो करने पड़ेंगे वो यहाँ काइनेटिक एनर्जी माइनस यहाँ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ भी डेल्टा एम है यहाँ भी डेल्टा एम है, तो डेल्टा एम V2 स्क्वायर से हाफ डेल्टा एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा एम V1 स्क्वायर, ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, ये भी आप समझ गए, हाफ डेल्टा एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा एम V1 स्क्वायर, ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे मैं यही लिख दिया हाफ डेल्टा एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा एम V1 स्क्वायर। बोलो भाई, अब क्लियर हो गया ये? बड़ा इक्वेशन है, कोई बात नहीं है। डेल्टा एम दिख रहा है वहां भी, डेल्टा एम यहाँ भी दिख रहा है, डेल्टा एम यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ डेल्टा एम नहीं दिख रहा है। अगर डेल्टा एम यहाँ भी दिख जाए तो डेल्टा एम कैंसिल कर देंगे, हर साइड से निकल जाएगा। अच्छा भाई, इसलिए बोला कि ये लेंदी है थोड़ा सा। अब डेल्टा एम का देखो यहाँ पे कैसे ला सकते हैं हम लोग, डेल्टा एम कैसे ला सकते हैं, तो याद होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये है, अगर इसमें रो से मल्टीप्लाई कर दो तो मास ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ठीक है भैया, यहां पे मैं क्या करता हूं, देखो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये तो होता ही है, होता है। अगर रो से मल्टीप्लाई कर दे तो यहां भी रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मास ट्रांसफर हो जाएगा। ये वॉल्यूम ट्रांसफर पर यूनिट टाइम है, ये मास ट्रांसफर पर यूनिट टाइम है। ये है टोटल क्या भाई, तो ये हो गया अब मास ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, वो हो गया डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, यही होता है मास ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में देखा था लास्ट क्लास में, मास ट्रांसफर पर यूनिट टाइम निकालने का मतलब है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ट्रांसफर का रेट। तो 1 नंबर पॉइंट पे लिखा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ट्रांसफर का रेट, डेंसिटी ये रो और वॉल्यूम ट्रांसफर का रेट A1 V1, यही तो होता था, याद होगा भाई, यही तो होता था। A1 V1 क्या होता था, वॉल्यूम ट्रांसफर का रेट। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यहां यूज होना है। ये क्या है, तो वॉल्यूम ट्रांसफर का रेट है। A2 V2 क्या है, ये सब वॉल्यूम ट्रांसफर का रेट है, जो कि सेम होना होता है, वॉल्यूम ट्रांसफर का रेट, रेट ऑफ वॉल्यूम ट्रांसफर। आपको एक बार खाली समझ लेने हैं, बाकी तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो कोई बात ही नहीं है। फिर रेट ऑफ वॉल्यूम ट्रांसफर A1 V1 A2 V2 रो से मल्टीप्लाई कर दिया तो मास ट्रांसफर पर यूनिट टाइम हो जाएगा। अच्छा भाई, तो ठीक है, तो इस हिसाब से देखो कि यहाँ पे ध्यान देना,
ये अगर मैं इक्वेशन को पकड़ लूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसको उठा के इधर रख लें क्योंकि इतना तो दिखाई नहीं दे रहा। इस पूरे को मैं, ये जो है ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से जो आया है अपना, इसको मैं भैया उठा करके रख ले रहा हूँ नीचे का, क्योंकि वही काम आएगा। तो इसको मैं ले जा रहा हूँ नीचे। बहुत गड़बड़ है भाई, बहुत गड़बड़ है, कैसे लाऊं? चलो कोई बात नहीं, मैं नीचे लिख देता हूँ। यहाँ तक आया, मैं बीच में ला करके छोड़ दिया इसको, तो यह हट नहीं सकता यहाँ से, कोई बात नहीं है। यहाँ तक हम लोगों ने लिखा था, मैं यहीं पे लिख देता हूँ फिर से। ये लाए थे हम लोग, ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा ऊपर से मैं लाया तो रास्ते में छूट गया, ये कोई बात नहीं है। ये हमने लिखा था वर्क डन, 0 वर्क डन, P1 का वर्क डन, P2 का वर्क डन, फाइनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक आप समझ चुके हैं, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। ये वापस नहीं जा रहा है, चलो गलत जगह पे मैं ले आया इसको, चलो कोई बात नहीं है। मैं फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो ये जो लिखा था हमने A1V1 इज इक्वल टू A2V2 जो लिखा था, वापस आ जाते हैं। इसी में मैंने अभी क्या बोला भाई कि ये तो वॉल्यूम ट्रांसफर का रेट है, ये वॉल्यूम ट्रांसफर का रेट है। कहाँ से आता है भाई? तो मास ट्रांसफर के रेट से आता है, क्योंकि मास ट्रांसफर कांस्टेंट होता है, इसलिए ये होता है रो मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ट्रांसफर का रेट। ध्यान देना, वॉल्यूम ट्रांसफर का रेट ये होता है कांस्टेंट, यहीं से आता है भाई। तो रो मल्टीप्लाइड बाई A1 क्रॉस सेक्शन पे था A1V1 वॉल्यूम ट्रांसफर का रेट, A2 क्रॉस सेक्शन पे क्या था भाई? तो A2V2 था, रो इंटू A2V2 ये था वॉल्यूम ट्रांसफर का रेट। तो हमने इक्वेट कर दिया, और जब रो से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो ये क्या मिला हुआ है भाई? तो ये मिला हुआ है डेल्टा m बाई डेल्टा टी। यही है जो ऊपर से मैंने लिख के लाना चाहा, वो यही है। ये है रो मल्टीप्लाइड है इंटू वॉल्यूम ट्रांसफर का रेट, रो मल्टीप्लाइड है इंटू वॉल्यूम ट्रांसफर का रेट A2V2। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से था, इसका मैं यूज़ करके यहाँ पे लाऊंगा, क्योंकि सब डेल्टा m में है। अगर ये भी डेल्टा m में दिख जाए तो हमारा इक्वेशन सिंपल हो जाएगा, कुछ कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए ऊपर से लाना था इसको। तो मैंने यहाँ पे देखो ये सारा वर्क डन लिखा हुआ है, डेल्टा m यहाँ नहीं है, डेल्टा m यहाँ, डेल्टा m यहाँ चाहिए था। क्या है? P1A1V1 डेल्टा टी, P1 रहने दो, V1A1 डेल्टा टी, V1A1 देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि V1A1 डेल्टा टी को लिख सकते हैं डेल्टा m, V1A1 A1V1 डेल्टा टी, इसको ले आए, इसको लिख सकता हूँ डेल्टा m बाई रो, और यही हो जाएगा डेल्टा m बाई रो हो जाएगा A2V2 डेल्टा टी, A2V2 डेल्टा टी। बोलो भाई ये क्लियर है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करना चाहते हैं? देखो भाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या था भाई? तो मास ट्रांसफर का रेट इक्वल होते हैं, मास ट्रांसफर का रेट इक्वल होता है हर क्रॉस सेक्शन पे। मास ट्रांसफर का रेट होता क्या है? तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ट्रांसफर का रेट। ये डेल्टा V0 मतलब वॉल्यूम ट्रांसफर का रेट लिख रहा हूँ, ये है रेट ऑफ वॉल्यूम ट्रांसफर। भाई थोड़ा बड़ा है डेरिवेशन, समझ के चलना है तो करने पड़ेंगे थोड़ा काम, ठीक है। तो रो इंटू वॉल्यूम ट्रांसफर का रेट ही तो हो जाता है A1 इंटू V1। तो A1 V1 यहाँ पे, A2V2 यहाँ पे लिखा, दोनों क्रॉस सेक्शन पे सेम ही होना है, वही है हमारा डेल्टा m बाई डेल्टा टी। इसलिए मैं लिख सकता हूँ देखो कि A1 V1 इंटू डेल्टा इज डेल्टा m बाई रो, उसी तरह से A2V2 डेल्टा टी इज डेल्टा m बाई रो। ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे A1 V1 डेल्टा टी मिल रहा है, A2V2 डेल्टा टी मिल रहा है, उसके बदले में मैं लिखूंगा डेल्टा m बाई रो। तो देखो कैसे हो गया,
यहाँ पे आ गया तुम्हारा जो था वही मैं लिखने जा रहा हूँ न्यू कलर से। ये था वही माइनस डेल्टा एम जी एच टू प्लस डेल्टा एम जी एच वन, जीरो तो जीरो हो गया, प्लस P1 A1 V1 डेल्टा टी। तो देखो P1 रहने दे, A1 V1 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा टी को लिखूंगा मैं, P1 तो P1 ही है, इसको लिखूंगा डेल्टा एम बाई रो, माइनस P2 है और A2 V2 डेल्टा टू, A2 V2 डेल्टा टी को लिखूंगा डेल्टा एम बाई रो, A2 V2 डेल्टा टी को भी लिखूंगा डेल्टा एम बाई रो इज इक्वल टू हाफ इंटू डेल्टा एम इंटू वी टू स्क्वायर और माइनस हाफ डेल्टा एम इंटू वी वन स्क्वायर। अब देखो सारे के सारे डेल्टा एम में आ गए, इसलिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ किया और इसको भी हमने डेल्टा एम में कन्वर्ट कर दिया। देखो तो अब फाइनली हमारे पास इक्वेशन ये आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम से, चारों का वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चारों का वर्क डन लिख दिया हम लोगों ने भैया, इसका भी वर्क डन लिख लिया, उधर समझा दिया था तुम्हें, ये हो गया। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने लिखा ऐसे हाफ एम डेल्टा वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम डेल्टा एम वी वन स्क्वायर, वो भी अलग हम लोग देख लिए थे। अब यहाँ पे सारे डेल्टा एम आ चुके हैं, इसलिए डेल्टा एम शहीद हो जाएंगे, डिलीट मत हो भाई, कैंसिल हो जा, ठीक है। अब बचा क्या यहाँ पे भाई, बचा क्या यहाँ पे, तो ये बच गया माइनस जी एच टू। अच्छा भाई रो नीचे नजर आ रहा है डिनोमिनेटर में, अच्छा नहीं लगता है, सबको रो से मल्टीप्लाई कर दें, थ्रू आउट रो से मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सबको अगर हम लोग रो से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या है भाई, परेशानी कोई नहीं है, परेशानी देखो माइनस रो जी एच टू प्लस रो से मल्टीप्लाई कर दिए हैं सब में रो जी एच वन, अच्छा भाई प्लस रो से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बेकार हो गया, ठीक है भाई, माइनस ये P2 रो से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी बेकार हो गया, इज इक्वल टू रो से मल्टीप्लाई कर दिया हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, थ्रू आउट हमने सबको रो से मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई रो, ठीक है, ये मिल गया, बस अब तो काम खत्म हो गया। 1 वाले को एक साइड रखो, 2 वाले को इक्वल टू क्या उधर फेंक दो, 1 वाले को इधर रखेंगे तो ये आ जाएगा P1 प्लस रो जी एच वन, और 1 वाला उधर है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर यहाँ प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, अब जितना 2 वाला है उधर जाए, P2 जाएगा उधर, माइनस रो जी एच टू है इधर आकर के प्लस रो जी एच टू हो जाएगा, और यहीं पे है हाफ V2 स्क्वायर, ये देखो मिल गया तुम्हें P1 प्लस रो जी एच वन प्लस हाफ रो V स्क्वायर और P2 प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया भाई, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखा 1 पॉइंट पे क्या देखा भाई, प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू इधर का प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, मीन्स प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए लिख सकते हैं जो कि यहाँ पे आया। मैंने क्या बताया अभी, कुछ नहीं, ऐसे ही रिकॉल कर दे रहा हूँ। देखो इस तरह से था अपना सिस्टम, ध्यान देना, इस तरह से सिस्टम था और हम लोगों ने क्या किया, एक H1 हाइट पे था, फटाफट देख लेंगे, और ये वाला H2 हाइट पे था और हम लोगों ने डेराइव करना चाहा भाई, और ये ग्राउंड लेवल था, यहाँ पे हमारा प्रेशर P1, वेलोसिटी V1 और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 था, यहाँ पे उसी तरह से A2 था, P2 था और V2 था वेलोसिटी। हम लोगों ने किया क्या, ये वाले को सिस्टम लिया, सबने देखा अभी कि इसको सिस्टम लिया हमने, और डेल्टा टी टाइम के बाद ये यहाँ पहुँच गया और यहाँ से लेकर के ये वाला यहाँ पहुँच गया, कितना भाई, तो V2 डेल्टा टी आगे बढ़ गया, ये वाला V1 डेल्टा टी आगे बढ़ गया। हम लोगों ने क्या किया है वो आपको फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में तो आ ही चुका है, मैं आपको भेज दूंगा, तो वो आप तो देख ही लेंगे और लिख लेंगे, लिखने वाला काम आपका रह गया तो लिखने वाला काम आप रिकॉर्डिंग से देख लेंगे। फिर से मैं विज़न क्लियर करा दे रहा हूँ कि क्या क्या किया हम लोगों ने। इस पे लगने वाले थे फोर्सेस 4, कौन कौन, वेट फोर्स, तो वेट फोर्स का हमने वर्क डन लिखा, माइनस ऑफ डेल्टा एम जी और H2 माइनस H1 हाइट उठाया गया था। हम लोगों को लिखना क्या है भाई, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखना था।
तो हमने क्या किया भाई, तो ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा, तो याद होगा ग्रेविटी के लिए वर्क डन निकालना है तो इस डेल्टा एम को उठाओ और इस डेल्टा एम को यहाँ पे चिपका दो, ये भी तो डेल्टा एम है, ठीक है भाई, यहाँ से उठा के यहाँ ले गए। इसलिए ग्रेविटी का वर्क डन, तो ग्रेविटी फोर्स इधर लग रहा है डेल्टा एम जी, ले गए हो ऊपर H2 माइनस H1, इसलिए ग्रेविटी का वर्क डन हो गया डेल्टा एम जी और H2 माइनस H1 ऊपर ले गया माइनस, ये हो गया ग्रेविटी का वर्क डन। नॉर्मल का वर्क डन होता है 0, क्योंकि भाई नॉर्मल लग रहा है वेलोसिटी एस से, नॉर्मल लग रहा है वेलोसिटी एस से, तो ये तो 0 वर्क डन है। इधर से जो फोर्स लगा था P1A1, तो P1A1 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ V1 डेल्टा टी, ये हुआ भाई। और इसका कितना वर्क डन हुआ, तो इधर से लगा रहा था P2A2, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा था इसलिए नेगेटिव वर्क डन होगा, माइनस ऑफ P2A2 इंटू डिस्प्लेसमेंट था V2 डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो याद होगा मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी फाइनली क्या है, तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी है ये कॉमन का प्लस यहाँ का काइनेटिक एनर्जी। अच्छा भाई, और इनिशियली क्या था, तो कॉमन का प्लस ये काइनेटिक एनर्जी, तो कॉमन कॉमन तो कैंसिल हो गया क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में हाफ m डेल्टा V2 स्क्वायर प्लस कॉमन वेलोसिटी था, और पहले वाले में हाफ इंटू डेल्टा m इंटू V1 स्क्वायर था प्लस कॉमन वाले कैंसिल हो गए थे, ठीक है भाई। ये यहाँ पे A1 V1 डेल्टा टी, देखो भाई V1 A1 इज इक्वल टू A2 V2, और ये है क्या भाई, तो वॉल्यूम ट्रांसफर का रेट है। ये क्या है, तो वॉल्यूम ट्रांसफर का रेट है, वॉल्यूम ट्रांसफर का रेट है। इसमें अगर हम लोग रो से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें अगर हम लोग क्या करें भाई, तो रो से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों साइड हमारा मास ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये रो A1 V1 इज इक्वल टू रो A2 V2, तब उस कंडीशन में रो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा एम बाई डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ रो से मल्टीप्लाई करना मतलब मास बना देगा, यहाँ भी रो मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी रो मल्टीप्लाई किया, इस तरह से ये बन गया था, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, तो यहाँ से A2 V2 डेल्टा टी को डेल्टा एम बाई रो, A1 V1 डेल्टा टी को भी डेल्टा एम बाई रो लिखा, तो वही काम किया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या लिखा हमने भाई, तो माइनस डेल्टा एम जी H2 माइनस H1 और प्लस P1 A1 V1 डेल्टा टी को, A1 V1 डेल्टा टी को लिखेंगे हम लोग डेल्टा एम बाई रो, डेल्टा एम बाई रो, और ये P1 और माइनस P2 इंटू ये भी हो गया डेल्टा एम बाई रो। क्यों हुआ डेल्टा एम बाई रो, तो वो देख ही रहे हो कि A2 V2 डेल्टा टी लिखेंगे डेल्टा एम बाई रो, बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ से मिल गया हमें हाफ डेल्टा एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा एम और V1 स्क्वायर, ऐसा लिखा। तो सारे डेल्टा एम हो गए थे क्या भाई, कैंसिल, सारे डेल्टा एम हो गए थे कैंसिल, बस। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, तो भैया 1 वाले को एक साइड, 2 वाले को एक साइड, माइनस रो जी H1 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ बन गया रो जी H1। और यहाँ पे देखो भाई सबको रो से भी मल्टीप्लाई कर दिया, सब में अगर हम लोग रो से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रो कैंसिल हो जाएंगे, सब में रो से मल्टीप्लाई समझो कर दिया हम लोगों ने थ्रू आउट, तो यहाँ हो गया रो जी H1 माइनस रो जी H2 प्लस P1 रो कैंसिल हो गया, माइनस P2 रो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, ऐसा हुआ था। और हम लोगों ने क्या किया, 1 को एक साइड में रखा, यानी कि P1 प्लस रो जी H1, ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, P1 प्लस रो जी H1 लिखा, और प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर लिखा, क्योंकि इधर था वो भी इक्वल टू इधर लाएंगे, हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू इधर रह गया P2 उधर, और रो जी H2, और प्लस इधर था हाफ रो V2 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर। इस तरह से देख रहे हो कि तीनों का सम और इधर तीनों का सम सेम है, इसलिए मैंने लिखा कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पे इन तीनों एनर्जी का सम, काइनेटिक एनर्जी पढ़े हुए वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हुए वॉल्यूम और प्रेशर एनर्जी, तीनों का सम क्या है, कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, इसी को तो बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। क्या भाई अब रिकॉल्ड हो गया, क्लियर है यहां तक, सबको क्लियर है अब, ठीक है भाई। किसी को डाउट हो तो पूछ ले भाई। देखो हमने काम तो सब पहले ही करा दिया था, बस खाली मुझे रिकैप कराना था, तो उसमें वो डिलीट हो गया सारा। तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई।
इट मीन्स तीनों का सम हम लोग कहीं के लिए भी ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूअस फ्लो इक्वेट कर सकते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन तो ये है। अब इसका यूज करेंगे, एप्लीकेशन नंबर 1 करेंगे। याद रहे बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहता है भाई कि 3 एनर्जी का सम, प्रेशर एनर्जी एट ए पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ऑफ वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ऑफ वॉल्यूम, तीनों का सम विल बी कांस्टेंट। 1 पॉइंट पे लिखो, 2 पॉइंट पे लिखो, 3 पॉइंट पे लिखो, 4 पे लिखो, तीनों का सम, तीनों का सम, तीनों का सम सब एक ही रहेंगे। टोटल सम विल रिमेन सेम। अब कहीं स्पीड ज़्यादा हो जाए तो कुछ और कम हो जाएगा, कोई एक क्वांटिटी लार्ज हो जाए तो कोई दूसरा क्वांटिटी कम हो जाएगा, सच दैट सम ऑफ 3 विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है भाई। अब इसका हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन देखेंगे भाई। बोलो भाई, आगे बढ़े। प्रांजल, पीयूष, बोलो भाई, आगे बढ़ा जाए। हिमांश, चलो देखो भाई। तो एप्लीकेशन नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो भाई। एप्लीकेशन नंबर 1 ये है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। स्पीड ऑफ इफ्लक्स, इसका नाम टोरिसेलीज लॉ भी है। वैसे यही बोला जाता है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, टोरिसेलीज लॉ भी बोलते हैं इसको। क्या है ये जरा समझेंगे। एक टैंक हो जिसके बॉटम पे या कहीं भी हमने एक होल बना दिया। इस टैंक, वाटर टैंक है समझो, यहाँ तक वाटर फिल्ड है। ध्यान देना भाई, ये वाटर फिल्ड टैंक है। तो यहाँ पे अगर हुआ क्या कि रमेश सुरेश दोनों टॉप फ्लोर और उसके नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे। रमेश सबसे टॉप फ्लोर पे रहता था, सुरेश उसके नीचे वाले फ्लोर पे रहता था। दोनों में एक दिन लड़ाई होगी 5 स्टार को लेके। लड़ाई होगी तो कौन किसको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो रमेश टॉप फ्लोर पे था, उसने क्या किया, सुरेश के टैंक में गोली मार दी ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और वो बेचारा बिना पानी का परेशान हो। तो यहाँ ऐसे गोली मार देने से क्या होगा, तो यहाँ से लिक्विड निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से जो लिक्विड निकलेगा भाई कितनी स्पीड से निकलेगा, तो अगर यहाँ से ये h डेप्थ नीचे है किसी भी मोमेंट पे, जब यहाँ लिक्विड लेवल है तो उस समय h डेप्थ नीचे ये ऑरिफिस है या होल है, तो यहाँ से स्पीड कितना होगा निकलने का, तो वो स्पीड होता है √2gh, √2gh, स्पीड ऑफ इफ्लक्स इसी को बोलते हैं। यहाँ से जो निकल रहा है, इफ्लक्स हो रहा है एक कंटेनर से जो निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो ये स्पीड कितना होगा, वो स्पीड होगा √2gh। ये रिजल्ट है, ये याद रखना चाहिए। कहाँ से आया ये रिजल्ट, बर्नौलीज इक्वेशन से आया। कहाँ से आया भाई, बर्नौलीज इक्वेशन से आया। ये आगे जाकर के ऐसे फॉल कर जाएगा, कोई बात नहीं है, फ्लोर पे जहाँ टैंक रखा हुआ है वो अलग मैटर है। लेकिन ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स इतना कैसे हुआ, तो ये बर्नौली साहब बताते हैं भाई। बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करो, मिल जाएगा तुम्हें स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ये प्रूफ करने को भी आता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। कैसे करेंगे अप्लाई, देखो भैया कैसे अप्लाई करेंगे। ये टैंक है और टैंक में लिक्विड है, ये ऐसे फ्लो हो रहा है, समझो ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा है, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी स्मॉल है। A1 इज वेरी वेरी लार्जर देन A2, इसलिए V1 विल बी वेरी वेरी स्मॉलर देन V2, क्योंकि A1 V1 इज टू रिमेन कांस्टेंट। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो भैया होना है, ये तो होता ही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग हाइट भी इन्वॉल्व है। यहाँ पे जब हाइट भी इन्वॉल्व है तो हम लोग देखेंगे अब यहाँ पे ज़्यादा क्रॉस सेक्शन है तो स्पीड यहाँ पे बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। अगर मान लो एक टैंक से कनेक्टेड है किचन का टैप, किचन में जाके कोई टैप खोल दे, तो ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे टैंक में जाके छत पे देखोगे इसका कि लेवल कितने रेट से नीचे जा रहा है, तो आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी स्पीड है इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे नेग्लिजिबल स्पीड होगा। ऐसा इसलिए होगा
क्योंकि यहाँ से यहाँ क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर 2 लीटर निकल रहा है 1 मिनट में, तो यहाँ 2 लीटर टैंक से निकल रहा है, इधर 2 लीटर पर सेकेंड पर मिनट निकल रहे हैं, जो भी यहाँ से निकल रहा है उतना यहाँ निकल रहे हैं। लेकिन ये 2 लीटर जाने से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इतने कंटेनर में। ये वही बात हो गई कि भैया इतना कुआं है या रिवर है, रिवर में से 2 बकेट पानी निकाल लेंगे तो लेवल डाउन नहीं हो जाएगा। स्विमिंग पूल है, मान लो उसमें से 2 बकेट निकाल लेते हैं तो लेवल डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। स्विमिंग पूल में से पानी निकाल लिया 2 बकेट, क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे भी ये निकल रहा है, उससे इसके लेवल में बहुत ज़्यादा फास्ट रेट से जाता हुआ नज़र आ जाएगा। तुम्हें लगेगा कि नहीं भाई कोई टैप खोल रखा है या बंद किया हुआ है, तुम्हें पता नहीं लगेगा यहाँ से ये खोल रखा है कि नहीं खोल रखा है। इसलिए यहाँ का स्पीड नेग्लिजिबल है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी वेरी लार्ज है, इसलिए ये स्पीड इसके रिस्पेक्ट में वेरी वेरी स्मॉल है। ऑलमोस्ट इसको क्या समझते हैं, ऑलमोस्ट 0 जैसा समझते हैं। सुबह से शाम हो गई तब जाके यहाँ से यहाँ आया, तो स्पीड कितना है, सुबह से ही देख रहे हैं, अरे लेवल डाउन हो, लेवल डाउन हो, लेवल डाउन हो, यूज हो रहा है सुबह से शाम तक में, तो इतना लेवल डाउन हुआ बस। तो चलो इसके लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैं ये बर्नौलीज इक्वेशन ही लिखता हूँ। इसके लिए डायरेक्ट यहाँ पे लूँगा मैं 1 नंबर पॉइंट और यहाँ पे लूँगा मैं 2 नंबर पॉइंट। हाइड्रोस्टैटिक्स का तो कुछ कॉन्सेप्ट प्रेशर वेरिएशन का आपको पता होना चाहिए। ये है 1 नंबर पॉइंट, यहाँ पे है 2 नंबर पॉइंट। इस फ्लो के लिए मैं लिखना चाहता हूँ P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ऐसा लिखूँगा। लिखना चाहते हैं भाई, बिल्कुल लिखना चाहते हैं। तो अब बताओ ज़रा, प्रेशर में P1 1 पॉइंट पे प्रेशर क्या लिखूं भाई, तो ये 1 पॉइंट टॉप लेयर है, टॉप लेयर। यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, तो यहाँ पे प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सबने पढ़ा है हाइड्रोस्टैटिक्स में। अब जब टैंक के टॉप सरफेस पे देख रहे हो भाई, इधर तो एयर है, एयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए कहीं तो 0 लोगे, कहीं तो 0 लेने पड़ेंगे। तो यहाँ 0 ले लो, चाहे इसी लेवल पे 0 ले लो। इसी लेवल पे 0 ले लोगे तो थोड़ा आराम हो जाएगा कैलकुलेशन में। अगर इसी को मैं ले लूँ 0 पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ 0 पोटेंशियल एनर्जी होगा, यहाँ रो जी एच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एच हाइट है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रो जी H1 जो है वो एच लिखूँ, ये यहाँ से लूँगा तो रो जी H1 रो जी H2 ऐसा लिखूँगा। चलो पहले मैं इसको 0 लेवल लेकर के लिख रहा हूँ, तो रो जी एच लिखूँगा यहाँ पे, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, V1 जो कि क्या है, नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट 0 है, इज इक्वल टू P2। बताओ भाई 2 पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, इस 2 पॉइंट पे, 2 पॉइंट यहाँ है भैया, 2 पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, जो बिल्कुल ऑरिफिस के पास है, ऑरिफिस पे 2 पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, बोलो भाई बोलो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, क्योंकि ये एक्सपोज्ड है इनटू एटमॉस्फेयर, एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर है, इसलिए यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर ये होल नहीं होता, बंद होता, तो एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच होता, तो एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच होता, लेकिन यहाँ पे ये एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर है, इसलिए यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लिखने पड़ेंगे। और रो जी H2, तो H2 हाइट तो यहाँ पे 0 है, ये तो रेफरेंस लेवल ही हमारा यहीं पे है 0 पोटेंशियल एनर्जी वाला, तो यहीं पे लिख रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 लेंगे, H2 0 लेंगे। अच्छा भाई, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, यहाँ का स्पीड V2 है। देखो यहाँ पे अगर ये होल नहीं होता तब मैं यहाँ का पूछता, होल के जस्ट इनसाइड होल नहीं होता तो एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच होता, लेकिन जब ये यहाँ पे गोली मार चुके हैं और ये एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब यहाँ पे देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल हो गए, और ये वाला तो ऑलमोस्ट 0 है, इसलिए क्या मिल गया, तो रो जी एच मिल गया, इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर हो गया, रो कैंसिल हो गया, और V2 का वैल्यू हो गया 2GH V2 स्क्वायर का, इसलिए V2 का वैल्यू अंडर रूट 2GH।
यही है स्पीड ऑफ ए फ्लक्स। अगर हम लोग यहाँ जीरो लेवल नहीं लेते, कहीं और जीरो लेवल लें तो भी सॉल्व कर सकते हो भाई। यहाँ पे अगर जीरो लेवल लें बॉटम पे, अगर इसको लेते हैं जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला लेवल तो कोई बात नहीं है, ऐसे हो गया। ये हो गया तुम्हारा H2 हाइट, ये हो गया तुम्हारा H1 हाइट, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो H है, जो कि क्या है भाई, तो H1 माइनस H2 है। क्या है भाई, तो H1 माइनस H2 है, यही तो है। H1 में से H2 सेपरेट कर दो तो ये H। यहाँ ऑरिफिस बनाए हो, यही लिखना चाहते हो। यहाँ का स्पीड कितना है भैया, तो यहाँ का स्पीड है V1, यहाँ पे स्पीड है V2, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2। पता ही है तुम्हें। अगर ऐसे लिखते तो भाई ये लिखते क्या, तो यहाँ का प्रेशर 1 पॉइंट पे प्रेशर, तो 1 पॉइंट ये है अपना, 2 पॉइंट ये है, तो लिखता मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 पॉइंट पे प्रेशर प्लस रो जी H1 लिखता, क्योंकि यहीं पे जीरो लेवल ले रहे हैं जब, तो रो जी H1 लिखते, रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ऐसा करते, इज इक्वल टू P2 भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस रो जी H2, क्योंकि यहाँ पे H2 हाइट है, जीरो लेवल ये था, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ऐसा लिखते। अब देखो यहाँ से एटमॉस्फेरिक कैंसिल होता और ये क्या मिलता, तो रो जी H1 माइनस रो जी H2, उधर वाला इधर ले आए, ये रो जी H1 है, इधर रो जी H2 है, इधर ले आए, तो रो जी H1 माइनस H2 इज, और ये वाला क्या है भाई, तो ये वाला टेंडिंग टू जीरो है, तो ये तो टेंडिंग टू जीरो इज इक्वल टू हो गया हाफ रो V2 स्क्वायर, यही हो गया। इधर वाले को तो इधर ले आए और ये वाला तो ऑलमोस्ट जीरो है, इसलिए यहाँ से हमें मिल गया रो जी और H1 माइनस H2 को ही तो H बोल रहे हैं, दोनों का हाइट का डिफरेंस H1 माइनस H2 इज H इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, इसलिए V2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो अंडर रूट 2GH, इस तरह से भी मिल जाएगा। तो जीरो लेवल यहाँ लो चाहे यहीं लो, बात एक ही है, तुम्हें स्पीड ऑफ ए फ्लक्स मिल जाएगा अंडर रूट 2GH। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? तो ये हुआ स्पीड ऑफ फ्लक्स, मतलब यहाँ पे इस तरह से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो फ्लक्स का स्पीड यही है, स्पीड ऑफ फ्लक्स हम लोग समझे। ठीक है भाई, अब इसके बेसिस पे अब आगे ये मोशन जब प्रोजेक्ट हो गया यहाँ से, तो इसके आगे प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ये क्या रेंज होगा, तो ये सब तो खैर ये सब हम लोग रेंज जो निकालते हैं, कितना टाइम लगेगा, तो ये सब काइनेमेटिक्स की बात हो गई, ये तो सॉल्व करना। अभी आपका इस चैप्टर में काम यह है कि कितने स्पीड से फ्लक्स होगा, तो ये है स्पीड। अगर मान लो ऐसा पूछ दिया जाए, इस वाले क्रॉस सेक्शन से ये वेरी वेरी स्मॉल क्रॉस सेक्शन है, इसलिए तुमने इसको नेग्लेक्ट किया, यहाँ के स्पीड को नेग्लेक्ट किया, और उस तरह से तुम्हारा ये हाफ रो V1 स्क्वायर ऑलमोस्ट जीरो हो गया। अगर ये मान लो ऐसा होता कि यहाँ पे 10 का है वैल्यू क्रॉस सेक्शन का और यहाँ 5 का है वैल्यू, मीन्स इतना बड़ा होल बना दिया, तो फिर उस कंडीशन में ये ऑलमोस्ट जीरो नहीं होगा। जब ये बड़ा होल होगा तो यहाँ से निकलेगा तो ये धराधर नीचे आएगा, तो इस कंडीशन में नेग्लेक्ट नहीं होगा। तो अगर ऐसा ना हो, ये तो तब है भैया जब हमारा A1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A2। अगर हमारा A1 वेरी वेरी ग्रेटर देन A2 ना रहे, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में यही होगा भाई कि प्रेशर हमारा फर्स्ट पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब उस कंडीशन में ये नेग्लेक्ट नहीं होगा और कुछ नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, अगर यहाँ जीरो ले तो रो जी एच प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे, इज इक्वल टू प्रेशर सेकंड वाले पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा भाई, क्योंकि यहीं पे ले रहे हैं जीरो लेवल, तो नहीं भी लोगे यहाँ से लोगे तो फिर भी डिफरेंस ही आएगा, उतना ही आएगा, यहाँ जीरो तो वहाँ रो जी एच ये है, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ऐसा काम करेंगे। ये वाला तो हमारा कैंसिल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये मिल जाएगा तुम्हें क्या भाई, तो रो जी एच प्लस हाफ रो
v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर। अब यहाँ पे रो सबके कैंसिल हो जाएंगे, रो तो सबके कैंसिल हो जाएंगे और सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा v2 इज इक्वल टू 2gh प्लस v1 स्क्वायर, 2gh प्लस v1 स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो v2 स्क्वायर ये मिला, तो v2 का वैल्यू मिल गया अंडर रूट दिस। अगर v1 नेग्लिजिबल नहीं है तो भैया ये है, v1 अगर ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा तो अपने आप 2gh मिल जाएगा अंडर रूट। अगर हमारा v1 टेंडिंग टू 0 नहीं है तो ये है रिलेशन अंडर रूट 2gh प्लस v1 स्क्वायर, ये मिल जाएगा। तो ये रिलेशन, लेकिन जनरली क्या होता है, तो भैया इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम क्रॉस सेक्शन होता है, इसलिए स्पीड यहाँ के रिस्पेक्ट में यहाँ पे नेग्लिजिबल होगा, तो उस कंडीशन में अंडर रूट 2gh बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है भाई। लेकिन ये स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स अंडर रूट 2gh लिखने से पहले ये इंश्योर होना ज़रूरी है कि इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम क्रॉस सेक्शन है, नहीं अगर है तो फिर ये ठीक है। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन नंबर 1, स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स। और ये अंडर रूट 2gh से बाहर निकल रहा होता है, इसी को हम लोग टॉर्सली लॉ, टॉर्सली साहब ने सबसे पहले इसको बताया, तो टॉर्सली लॉ भी बोलते हैं इसको। ठीक है भाई, आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलें। बोलो भाई आगे चलें, नेक्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। एक और होता है डायनेमिक लिफ्ट। मीन्स एरोप्लेन का लिफ्टिंग, एरोप्लेन का कैसे हम लोग लिफ्टिंग होता है, ये जरा हम लोग को मैकेनिज्म समझना है एरोप्लेन का। तो ये भाई आप समझो, मान लो इस तरह से कोई ये एरोप्लेन का ये विंग है, इधर से एक इधर से, और ये अपना एरोप्लेन जाएगा भैया। ठीक है, अब ऐसे में लिफ्टिंग कैसे होता है इसका, तो वो जरा समझना है, मैकेनिज्म समझना है। तो भैया इसका लिफ्टिंग फोर्स कहाँ से आता है, उसके लिए इसके कंस्ट्रक्शन को देखो, इसका क्रॉस सेक्शन को देखो। इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह का होता है, ऐसा समझे। इस तरह का इसका कंस्ट्रक्शन है, ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ना इसका, वो इस तरह का बना हुआ है। इससे क्या होता है, रनवे पे पहले दौड़ता है, बिना हाई स्पीड में चले ये लिफ्टिंग नहीं हो सकता इसका। तो जब हाई स्पीड पे चलता है तो होता क्या है वो ज़रा समझो। जब हाई स्पीड पे चलता है तो उस कंडीशन में एयर जो है इस तरह से मूव करता है इसके अगेंस्ट। जब भी तुम भागते हो दौड़ते हो तो भाई तुम्हारे अगेंस्ट एयर ऐसे फ्लो करता है, ऐसे एयर निकलता है भाई। तुम्हारे फेस पे ज़्यादा एयर लगता है जब दौड़ते हो तो, या बाइक चलाते हो तो फेस पे ज़्यादा एयर लगता है। तो मैन के रिस्पेक्ट में जिस तरह से एयर बैकवर्ड डायरेक्शन जा रहा हो, वैसे ही एरोप्लेन जा रहा हो हाई स्पीड में, बस जा रहा हो, कार जा रहा हो हाई स्पीड में, तो उसके रिस्पेक्ट में एयर बैकवर्ड में मोशन करता है। तो बैकवर्ड में इसके रिस्पेक्ट में इस तरह से ये एयर निकल रहा है भाई, ये एयर ऐसे जा रहा है, एयर फ्लो विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन, ऐसे इस तरह से एयर जा रहा है, क्योंकि ये हाई स्पीड में ऐसे। अगर एयर ना भी मूव करे,
एयर मान लो ऐसे ही है, बिल्कुल आज फ्लो नहीं हो रहा है एयर का, तभी भी जब ये हाई स्पीड में जाएगा तो इसके रिस्पेक्ट में एयर ऐसे, कभी भी बाइक चलाओगे तो तुम्हें फेस पे एयर मिलेंगे। तो ये जो ऐसे चलता है ना, तो ये कंस्ट्रक्शन ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इस पर एक लिफ्टिंग फोर्स देगा। कैसे? तो देखो भाई, इसमें क्या होता है कि जब ये एयर इस पर स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे जो बना हुआ है ये जैसे ही स्ट्राइक करेगा, यहाँ वाला एयर को ये क्या करेगा, क्रॉस सेक्शन ऐसे बना हुआ, ये वाला ऐसा स्लोप बना हुआ यहाँ पे, ये वाला एयर यहाँ स्ट्राइक करते ही ऐसे मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ। जाओ भाई, ये वाला ऐसे मूव करा देगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाओ भाई, ये वाला भाई, हाँ भाई तुम तो इधर ही जाओगे। इधर वाला जो एयर ऐसे आएगा वो इसको ऐसे भेज देगा, भाई नीचे से चले जाओ। यहाँ वाला जो आएगा उसको ऊपर भेज देगा ये, क्योंकि यहाँ पे ऐसे है समझो। तो इसके ऊपर जितने भी आ रहे हैं सब ऊपर से निकलो भाई, ऊपर से जाओ, ऐसे हो रहा है। ये बहुत कम इधर से जाएंगे क्योंकि यहाँ तक ये ऐसे बना हुआ है, ये वाले को भी ये इधर भेज दे रहा है इस तरह से। तो होता क्या है, यहाँ पे जो इतने क्रॉस सेक्शन में कैप्चर हो रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ जो इतने क्रॉस सेक्शन में जो कैप्चर हो रहे हैं एयर, उन सबको ये यहाँ से पास करा रहा है विंग के ऊपर से। जाओ भाई, और ये जो इतने दूर में कैप्चर हो रहे हैं वो इतने दूर में पास करा रहा है। तो यहाँ जो स्पीड है वो इतना ही स्पीड रह जाता है। जिस स्पीड से मान लो 50 की स्पीड से जा रहा तो 50 की स्पीड में इसके रिस्पेक्ट में जा रहा तो 50 की स्पीड में ही जाएगा। लेकिन यहाँ ये 50 की स्पीड में जा रहा है, लेकिन यहाँ 100 हो जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि इतना क्रॉस सेक्शन से जो कैप्चर्ड एयर हैं वो इतने से जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ध्यान से समझो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कह रहा है A1V1 इज इक्वल टू A2V2। इसलिए यहाँ क्रॉस सेक्शन ये ज़्यादा है और इसको निकलना है उतनी स्पीड से। यहाँ पे अगर 10 लीटर पर सेकंड जा रहा है, 10 लीटर पर सेकंड, तो यहाँ से भी 10 लीटर पर सेकंड निकलने पड़ेंगे भाई। और इसका ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये इसको ऐसे घुमा दे रहा है कि ऊपर की तरफ जाओ भाई। मतलब ये ट्रैफिक पुलिस वाला है समझो, और 10 में से 9 कार को बोल रहा है उधर जाओ, इधर वाले 1 कार को बोल रहा है इधर जाओ। तो भैया इधर तो स्मूथ रहेगा अपना ऐसे। इधर वाले को क्या करना पड़ेगा, तो इधर वाले को हाई स्पीड में यहाँ से निकलना, एयर को हाई स्पीड में निकलना, नहीं तो जाम हो जाएगा यहाँ पे। और तुम्हें पता है एयर फ्लो में कहीं जाम वाम नहीं होता। एयर फ्लो में इतना एयर जो है वो यहाँ पे निकलेंगे इतने कम क्रॉस सेक्शन से। तो जहाँ पे कम क्रॉस सेक्शन मिलेगा यहाँ स्पीड बढ़ जाएगा, हाई स्पीड। A1V1 इक्वल टू A2V2, यहाँ क्रॉस सेक्शन कम हो गया इसलिए स्पीड ज़्यादा। तो यहाँ हाई स्पीड है और ये वाला जो स्पीड है एयर का वो नॉर्मल स्पीड है। यहाँ नॉर्मल स्पीड, यहाँ हाई स्पीड। आप सोचेंगे ये हाई स्पीड होने का क्या फ़ायदा हुआ? भैया हाई स्पीड होने का बहुत बड़ा फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? तो हाई स्पीड मीन्स लो प्रेशर और लो स्पीड मीन्स हाई प्रेशर। आप सोचेंगे इससे क्या फ़ायदा हुआ? तो भैया इससे भी फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है देखो, तो एक विंग है, ऊपर में लो प्रेशर है, नीचे हाई प्रेशर है। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा था कि ऊपर वाले का स्पीड बढ़ा दिया। जो नॉर्मली 50 की स्पीड से जा रहे थे यहाँ 100 से निकल रहे हैं और नीचे वाला 50 से ही जा रहा है। तो यहाँ 100 का स्पीड हाई स्पीड हुआ, इसका मतलब कि लो प्रेशर। ये क्यों? P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब भी फ्लो होता है तो भैया ये मेंटेन रहता है बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, ये है ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से ये विंग का लोअर पोर्शन का हाइट या अपर पोर्शन का हाइट दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर मैं बोलूँ भाई कि इसका लोअर पोर्शन का हाइट और अपर पोर्शन का हाइट में क्या डिफरेंस है, तो नेग्लिजिबल डिफरेंस है। एक 10.1 मीटर है तो दूसरा 10.2 मीटर है। और क्या ये थिकनेस कितना होता है? बहुत कम होता है। तो इसलिए H1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू H2। तो मैं जब 2 पॉइंट पे लिखूंगा, एक नीचे के लिए लिखूंगा, यहाँ वाले के लिए लिखूंगा, एक यहाँ वाले के लिए लिखूंगा इसको, तो क्या लिखूंगा भैया? तो यहाँ पे लिखूंगा, मान लो प्रेशर 1 पॉइंट ले लेते हैं,
एक 1 पॉइंट एक 2 पॉइंट ले लेते हैं, दिखाता हूँ मैं। P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। ठीक है भाई। प्रेशर और रो जी एच, तो रो जी H1 रो जी H2, H1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू H2। डायग्राम में इतना दिखा रहे हैं, इतना नहीं है, ये हाइट के रिस्पेक्ट में, एरोप्लेन में विंग का जो हाइट होता है उसके रिस्पेक्ट में इसका थिकनेस बहुत कम होता है, तो इसलिए रो जी H1 एंड रो जी H2 आर सेम। H1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू H2। अच्छा भाई, अब यहाँ पे क्या हुआ, तो देखो भाई स्पीड यहाँ पे V1, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, ये लार्ज है, तो इसका मतलब प्रेशर कम होगा, क्योंकि प्रेशर प्लस इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो जहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, 1 पॉइंट पे स्पीड लार्ज है, तो प्रेशर होगा लोअर इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों का सम होना है कांस्टेंट। इट मीन्स P प्लस हाफ रो V स्क्वायर, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज कांस्टेंट। यहाँ का निकाले चाहे यहाँ का निकाले, क्योंकि हाइट तो हर जगह सेम है भाई। तो इट मीन्स जब हाइट का दोनों पॉइंट पे ऑलमोस्ट सेम ही वैल्यू है, तो उस कंडीशन में हाई स्पीड मीन्स लो प्रेशर। क्यों भाई? क्योंकि दोनों का सम रहने हैं कांस्टेंट। 3 का सम होता है, लेकिन रो जी एच जब सेम ही है ऑलमोस्ट, तो रो जी एच का काउंट ही नहीं करते हैं। तो सीधा बर्नौली इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग जब भी आसपास के पॉइंट में कंपैरिजन करते हैं तो सीधा बोलते हैं क्या? हाई स्पीड मीन्स लो प्रेशर, लो स्पीड मीन्स हाई प्रेशर। हाई स्पीड लो प्रेशर, लो स्पीड हाई प्रेशर। तो वही बात यहाँ हो गई, यहाँ स्पीड ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा हुआ? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ज़्यादा हो गया भाई। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से यहाँ पे ज़्यादा हो गया। V1 इज़ वेरी वेरी, यहाँ पे V1 है, यहाँ मान लो V2 है, तो ऐसे कंडीशन में बोलूँगा कि यहाँ पे जो V1 है वो ज़्यादा है V2 के रिस्पेक्ट में। V1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन V2, ऐसा होता है। हाई स्पीड मीन्स लो प्रेशर, हाई स्पीड मीन्स लो प्रेशर, लो स्पीड मीन्स हाई प्रेशर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इस विंग पे, ये विंग है मान लो, इसके लोअर पोर्शन पे हाई प्रेशर है, लो स्पीड मीन्स हाई प्रेशर, और ऊपर वाले पोर्शन पे लो प्रेशर है। तो ये वही तुम समझो कि एक ये हॉरिजॉन्टल में है, ऊपर लो प्रेशर है, तो जो भी कोई हॉरिजॉन्टल में होता है और इसमें यहाँ लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर इनटू ये एरिया, जो भी एरिया है, जो विंग का एरिया है, ये वाला एरिया, टॉप एरिया, तो P इधर लो है, तो P लो इंटू ये एरिया, इधर से फोर्स लगेगा, और इधर से कितना फोर्स लगेगा अपवर्ड में, तो ये P हाई इंटू एरिया लगेगा फोर्स। ये विंग का एरिया है। ये क्या है भाई? तो विंग एरिया। तो ये विंग एरिया, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है भाई, इसलिए बहुत ध्यान रख के देखना है। ये विंग एरिया कई बार दे दिया जाता है 25 मीटर स्क्वायर या 500 मीटर स्क्वायर, जो भी विंग एरिया ये दे दिया गया। तो ऊपर लो प्रेशर, तो लो प्रेशर इंटू एरिया मीन्स ऊपर से जो प्रेस कर रहा है, ऊपर के एयर प्रेशर से प्रेस कर रहा है, वो PL इंटू एरिया, इधर से P हाई इंटू एरिया। तो अब ये सोचो कि ये लगा रहा है 10 न्यूटन और ये लगा रहा है 100 न्यूटन, तो ओवरऑल 90 न्यूटन हो गया ना अपवर्ड। इसलिए लिफ्टिंग फोर्स कितना लगेगा वो जरा देखो। लिफ्टिंग फोर्स होगा P हाई इंटू एरिया माइनस P लो इंटू एरिया, क्योंकि ये वाला है अपवर्ड फोर्स और ये वाला है डाउनवर्ड फोर्स। तो इसलिए हम लोग सीधा बोल सकते हैं P हाई माइनस P लो इंटू एरिया, विंग एरिया। ये है विंग एरिया। अब ध्यान से समझना, यही जो प्रेशर डिफरेंस आया, क्यों आया? क्योंकि इसने दौड़ लगाया। एरोप्लेन ने जितना ज़्यादा स्पीड से दौड़ेगा उतना ही ज़्यादा का यहाँ से स्पीड ये कैप्चर करके यहाँ पे हवा हाई स्पीड बनेगा। उसके विंग के ऊपर पोर्शन पे ज़्यादा स्पीड से एयर निकलेगा, और ज़्यादा स्पीड से एयर निकलेगा तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, और प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट होगा उसके चलते ओवरऑल लिफ्टिंग फोर्स लेगा। तो इधर वाले विंग पे जो मान लो कि ये है 100 का प्रेशर डिफरेंस आया, और ये है मान लो 100 है एरिया, तो इससे क्या मिल गया तुम्हें? तो इससे मिल गया तुम्हें भाई ये 10,000 न्यूटन का
फोर्स लगा इधर वाले विंग पे, तो उधर वाले विंग पे भी 10,000 लगा, तो 10,000 न्यूटन मिलकर 2,000 न्यूटन 20,000 न्यूटन अपवर्ड में लिफ्टिंग फोर्स लगेगा। तो ये लिफ्टिंग फोर्स है, ये वन विंग का है। अगर तुम्हें दोनों तरफ से मिला के करना है तो 2 टाइम्स एरिया कर देना, उधर भी तो प्रेशर डिफरेंस उतना ही आएगा, तो इधर का एरिया प्लस उधर का एरिया करेंगे तो टोटल हो जाएगा। ये वन साइड में वन विंग पे है, ऑन वन विंग, क्योंकि वन विंग का एरिया यूज किया हो तो वन विंग पे लगने वाला अपवर्ड फोर्स है। दोनों साइड का यूज करते तो दोनों पे लगने वाला ओवरऑल फोर्स बन जाता। मीन्स ओवरऑल एरोप्लेन पे लिफ्टिंग फोर्स जो होगा वो इधर से भी लगेगा और इधर से भी, इसलिए इसको चलते रहना है, चलते रहना है। ये रुक नहीं सकता एयर में रुकेगा तो लिफ्टिंग फोर्स बंद हो जाएगा, रुकेगा तो लिफ्टिंग, पेट्रोल ख़त्म हो गई, इसका जो भी फ्यूल है वो अगर ख़त्म हो जाए तो इसको गिरना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये दौड़ेगा नहीं, जब तक ये रहेगा नहीं मोशन में, तब तक इस पर लिफ्टिंग फोर्स नहीं मिलेगा जो पैसेंजर्स के वेट को बैलेंस कर पाए। इसलिए समझ गए डायनेमिक लिफ्ट कैसे मिलता है भाई। तो मैंने अभी बताया कि एरोप्लेन में दोनों तरफ से जो विंग है उनका, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये इस तरह से कैप्चर करता है इधर से आता हुआ एयर को, और ज़्यादातर पोर्शन को अपर पार्ट से ये ड्यू टू इस स्ट्रक्चर ये अपर पार्ट से कंपेल करता है और यहाँ पे हाई स्पीड बनता है। तो विंग के अपर पोर्शन में हाई स्पीड, कई बार न्यूमेरिकल में दिया रहेगा इसका स्पीड दिया रहेगा, कहीं पे 10 मीटर पर सेकंड, कहीं दे देगा 60 मीटर पर सेकंड। तो भैया आपको समझना है कि कौन ऊपर का स्पीड है कौन नीचे का स्पीड है। तो इधर हाई स्पीड है इधर लो स्पीड है, और प्रेशर का डिफरेंस तुम्हें चाहिए होगा, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ये तो होता है लिफ्टिंग फोर्स। और प्रेशर का डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई, तो प्रेशर का डिफरेंस हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से देखो प्रेशर का डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 या P1 माइनस P2 जो भी है, प्रेशर डिफरेंस विल बी इक्वल टू हाफ रो और V हाई स्क्वायर माइनस V लो स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा प्रेशर डिफरेंस। P हाई माइनस P लो, P हाई माइनस P लो जो प्रेशर डिफरेंस चाहिए वो होगा हाफ रो V हाई स्क्वायर माइनस V लो स्क्वायर, यही हमें मिल जाएगा। तो प्रेशर डिफरेंस हमें इस तरह से मिल जाएगा, और प्रेशर डिफरेंस जैसे ही मिलेगा प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाई करो कॉमन एरिया से, मिल जाएगा लिफ्टिंग फोर्स। इस पे न्यूमेरिकल आता है। समझ गए कैसे लिफ्टिंग हुआ? बोलो भाई, कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है ये? तो इस पे आएगा न्यूमेरिकल, बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखने हम लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई किया अपर पोर्शन पे, लोअर पोर्शन पे, और इस तरह से निकाला हम लोगों ने प्रेशर डिफरेंस। रो जी H1 रो जी H2 हम लोग काउंट नहीं करते क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो सीधा प्रेशर डिफरेंस है हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा हमें। प्रेशर डिफरेंस ये जैसे ही मिला इसी में एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें लिफ्टिंग फोर्स मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, नोट करके अच्छे से लिख लेना है। ये तो डायनामिक लिफ्ट हुआ। अच्छा, एक और फिनोमेना देखो, कभी कभी तुमने देखा होगा कि एक हट है गरीब का, कोई गरीब बेचारा कच्चा मकान में रहता है भाई, इस तरह से पक्का मकान नहीं है उसके पास, इस तरह से रहता है झुग्गियों में। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भैया हाई स्पीड में आंधी आई और आंधी आने से स्टॉर्म जो आया, हाई स्पीड में एयर आया, उससे इसका छत उड़ गया। कभी ऐसा भी देखा होगा, टैंक है रमेश के छत पे, टैंक है और टैंक पे एक कवर इसने लगा रखा है ऐसे, और इस पे ईंट नहीं रखा था या किसी तरह से ये फिक्स नहीं था। तो देखोगे कि आंधी आया और इसका ढक्कन जो है वो उड़ गया, इसका भी बेचारे का छत उड़ गया। तो ये क्यों होता है? तो ये भी हम लोग समझ सकते हैं बर्नौलीज इक्वेशन के एप्लीकेशन से। कैसे भाई? तो अगर मैं बोलूं कि इस ढक्कन के, इस कवर के जस्ट ऊपर और जस्ट बिलो 1 नंबर पॉइंट 2 नंबर पॉइंट,
इस हट का जो ये सीलिंग है, इसका सीलिंग के ऊपर 1 नंबर पॉइंट, सीलिंग के नीचे 2 नंबर पॉइंट। ये मान लो 1 नंबर पॉइंट और सीलिंग के नीचे 2 नंबर पॉइंट। ये है, समझो सीलिंग है ये। अगर ऊपर प्रॉपर उसको वेट नहीं रखा गया हो तो उड़ जाएगा ये। इस तरह से है 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट। अब देखो होता क्या है, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ग्राउंड लेवल से H1 H2 तो भैया ऑलमोस्ट सेम ही है, H1 H2 ऑलमोस्ट सेम ही है। तो सेम है तो ये बेकार है, इसको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा है भैया प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों का सम क्या रहने हैं, कांस्टेंट। तो ये क्या बताता है भाई, तो बताता है कि हाई स्पीड मीन्स लो प्रेशर। यही तो बताता, अभी भी यही देखा था हम लोगों ने, हाई स्पीड मीन्स लो प्रेशर। जहां भी हाई स्पीड होगा लो प्रेशर। तो आया आंधी, आंधी आया तो इधर तो एयर फास्ट एयर है, फास्ट एयर है। अब टैंक में वाटर है, वाटर के ऊपर जो ये एयर है अंदर में, तो क्या ये भी फास्ट मूव कर रहा है? ये तो नहीं मूव कर रहा है, ये तो टैंक के अंदर है, ये तो नॉर्मल एयर है। ये तो भैया नॉर्मल एयर है, नॉर्मल एयर है। यहाँ पे फास्ट एयर, क्योंकि आंधी आया हुआ है भाई, फास्ट एयर चल रहा है। यहाँ हाई स्पीड, हाई स्पीड, ये वाला क्या है, लो स्पीड, स्पीड लो है, स्पीड लो है। इधर हाई स्पीड, हाई स्पीड मीन्स लो प्रेशर, लो स्पीड मीन्स हाई प्रेशर। तो ढक्कन के नीचे यहां देख रहे हो हाई प्रेशर, तो इधर से जो फोर्स लगेगा वो हाई प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई ढक्कन एरिया। ऊपर से जो फोर्स लगेगा वो लो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई ढक्कन का एरिया। इस तरह से ओवरऑल लगेगा लिफ्टिंग फोर्स, ओवरऑल लगेगा इस पे लिफ्टिंग फोर्स। कितना भैया लगेगा लिफ्टिंग फोर्स, तो लिफ्टिंग फोर्स होगा P हाई इंटू एरिया माइनस P लो इंटू एरिया, दैट इज P हाई माइनस P लो, प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया ऑफ द ढक्कन। तो इस तरह से देखोगे कि इसके जो कवर जो किया है तुमने, उसके ऊपर वो लिफ्टिंग फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ये निकलना चाहेगा बाहर, बाहर की तरफ। अब इस पे अगर प्रॉपर्ली वेट या तुमने लॉक नहीं लगाया हुआ है तो ये ऐसे हवा में आ जाएगा, और एक बार हवा में आया तो नीचे भी फास्ट एयर और ऊपर भी फास्ट एयर, उसके बाद ये कहाँ जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। जैसे ब्लो ले जाए वैसे वो निकल जाएगा, दूसरे के छत पे पड़ा होगा कहीं या रोड पे पड़ा होगा तो उड़ जाता। वैसे ही इसका भी हाल है भाई, इसका भी तो भैया ये अपना आंधी आया तो यहाँ पे जो थे वो क्या किए भैया, घर में घुस गए और डोर भी बंद कर दिया। अब जब डोर भी बंद कर दिया तो यहाँ अंदर में है नॉर्मल एयर, अंदर में है नॉर्मल एयर, यहाँ पे है फास्ट एयर, क्योंकि भैया आंधी चल रही है। आंधी मीन्स हाई स्पीड, यहाँ पे स्पीड हो गया हाई, यहाँ स्पीड है लो, लो स्पीड, यहाँ हाई स्पीड, हाई स्पीड मीन्स लो प्रेशर, लो स्पीड मीन्स हाई प्रेशर। तो वैसे ही इधर से लग गया, इधर से हाई प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, इधर से हो गया लो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ओवरऑल आ गया फिर से लिफ्टिंग फोर्स। ओवरऑल फिर से क्या आ गया, लिफ्टिंग फोर्स। तो नेट लिफ्टिंग फोर्स इसमें भी लगेगा, इस पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है कि इसका सीलिंग भैया इस साइज का है और प्रेशर जो है वो इधर का एयर इतनी स्पीड से जा रहा है, अंदर में एयर इतना स्पीड है, तो उससे हम लोग प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्योंकि एक तरफ लिखोगे P हाई प्लस हाफ रो इंटू वी लो स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, दूसरी तरफ लिखोगे वो क्या लिखोगे भाई, तो प्रेशर लो प्लस हाफ रो इंटू वी हाई स्क्वायर, क्योंकि जिधर लो प्रेशर है उधर हाई स्पीड है। तो यहाँ से हम लोग P हाई माइनस P लो निकालेंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा, तो हाफ रो और स्पीड हाई का स्क्वायर माइनस स्पीड लो का स्क्वायर। इस तरह से प्रेशर डिफरेंस मिलेगा, और जो प्रेशर डिफरेंस मिल जाए तो उसी तरह से जैसे एरोप्लेन में होता था वैसे ही यहाँ भी लिफ्टिंग फोर्स मिल जाएंगे। लिफ्टिंग फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई एरिया। ये एरिया चाहे किसी का छत का हो या टैंक के कवर का हो या एरोप्लेन के विंग का हो, लिफ्टिंग फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में।
और इसके चलते छत उड़ जाते हैं। बोलो भाई, क्लियर है?